हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए इधर सिर्फ हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट बढ़िया से सुनिए कि अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। थोड़ा अटपटा टाइप का चीज़ है ये। अब लिखना नहीं है, बिल्कुल देखना है इधर। हम 2 बर्तन लेते हैं, दोनों में 1 kg वाटर डालते हैं। इसमें भी 1 kg वाटर है, इसमें भी 1 kg वाटर है। इसमें डाल दीजिए अब आप 1 मोल यूरिया। यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसी को हम यूरिया कहते हैं। इसमें आप डाल दीजिए 1 मोल NaCl, सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल सिंपल साल्ट है ये, नमक। और ये पानी में जाके टूटता है। छोड़िए बात खत्म कीजिए। ये है सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर यदि हम मोलालिटी निकालना चाहें तो बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, सॉल्वेंट का वेट केजी में 1 है, तो 1/1 करेंगे तो कितना होगा 1। और यहाँ भी 1/1 करेंगे तो आपको कितना आएगा 1। जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे वह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, 4 में से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे और उसी पर समझेंगे कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा मतलब क्या होता है। जैसे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी को ना हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो डेल्टा टीबी, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे रॉल्स लॉ के अनुसार? kV/m, जो बेसिक बात था, जो सबसे शॉर्ट फॉर्म था, यही था ना। इसी से ना फिर वो kV/A जो भी आया वो तो बाद में आया, बेसिक ये था। तो यहाँ भी डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? kV/m। देखिए डेल्टा टीवी का मान अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है और वाटर के लिए केवी का वैल्यू कितना होता है 0.52। सॉल्यूशन का मोललिटी कितना है 1, ये वैल्यू कितना आएगा 0.52। यहाँ भी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, यहाँ भी तो सॉल्वेंट वाटर है और एक बार फिर से केवी का वैल्यू वही आ जाएगा, कितना 0.52 इंटू कितना 1, यानी 0.52। तो दोनों सॉल्यूशन सेम था, डेल्टा टीवी का वैल्यू सेम आया। अच्छा अब आप ये बताइए कि ये जो डेल्टा टीवी आप निकाले हैं, या यह बात जो आप लिखे हैं, ये वाला बात, ये बात कहाँ से आया? रॉल्स लॉ से आया। रॉल्स लॉ को ही हम लोग पढ़े थे तो ये बात आया, और उसके बाद हम कुछ नहीं किए, कैलकुलेशन खाली कर दिए। यानी ये जो डेल्टा टीबी निकला है यह कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी है, जो कॉपी कलम पर हम निकाले हैं। या इसी को हम थियोरिटिकल डेल्टा टीबी भी कह सकते हैं। थियोरिटिकल डेल्टा टीबी, चूंकि हम कॉपी कलम बोर्ड पर सिंपल वर्क कर रहे हैं, लैब में तो काम कर नहीं रहे हैं, प्रयोग तो हम कर नहीं रहे हैं, एक्सपेरिमेंट थोड़ी चल रहा है। मतलब ये कि अभी जो आप डेल्टा टीबी निकाले हैं वह एक थियोरिटिकल वैल्यू है, या उसी को हम कैलकुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं। यानी यह जो डेल्टा टीबी है यह आपका कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी है। समझ लेंगे ये?
कैलकुलेट लिखने के वक्त लिख लीजिएगा, ये कैलकुलेटेड डेल्टा टी बी लिखाएगा, ठीक है। और यह भी क्या है, यह भी कैलकुलेटेड डेल्टा टी बी है। अब इसी डेल्टा टी बी का वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, डेल्टा टी बी बराबर, एक फॉर्मूला पढ़े हैं, नहीं एक्चुअल में देखो, देने में कोई भी आदमी दे दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि यहाँ कचरा बहुत हो जाता है, रोज़ का रोज़ 3-4 को टीचर डाल देते हैं, परेशानी हो जाती है। अब यहाँ साफ़ करने के लिए आता है, क्लास साफ़ करता है, इधर उधर सब जगह साफ़ करता है, 200 रुपया लेता है एक दिन का, जो स्वीपर आता है साफ़ करने के लिए। और उधर कहेंगे साफ़ करने के लिए तो उसमें 100 ऐड कर देता है। दूसरे का तो प्रचार हो जाता है और हमको 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो कम से कम 100 रुपया दे दे, तब न उसको दिया जाएगा दिलवाने के लिए। रे क्या बोलो, कुछ नहीं, इधर देखिए। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि डेल्टा टीबी का वैल्यू आप कैलकुलेशन से तो निकाल लिए, कैसे निकाला गया देख लिया आप। अब इसी में मोलालिटी यदि कुछ और आता, यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदल जाता, तो भी ना हम डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाल सकते थे। अब सुनिए, डेल्टा टीबी का वैल्यू एक और तरीके से निकाला जा सकता है। डेल्टा टीबी बराबर होता क्या है, टीबी माइनस टी नॉट वी, यही होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट वी होता है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम इसी काम को, जो काम डेल्टा टीबी निकालने वाला किए हैं, इसी काम को अब हम लैब में जाके निकालते हैं। लैब में जाके निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे, 1 kg वाटर है, उसका टी नॉट वी निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट से। फिर उसमें हम 1 मोल NaCl डालेंगे, फिर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, तो टीबी का मान निकल जाएगा। टी नॉट वी पहले निकल चुका है, वैसे भी हम 100 जानते हैं टीबी, ये टी नॉट वी, और टीबी तो निकल जाएगा ना वो कैलकुलेशन से। तो ऐसी स्थिति में बताइए, उस वैल्यू को इसमें घटा देंगे तो डेल्टा टीबी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये यदि हम इस तरह से डेल्टा टीबी निकालते हैं, ये किस तरह का वैल्यू है, यह कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, यह थ्योरेटिकल भी नहीं है, यह प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब आप बताइए कि आप सही किसको मानेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को या कॉपी कलम पर जो गुना भाग किए हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को। देखिए, साइंस में एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और एक्सपेरिमेंटल हमेशा सही होता है, एक्सपेरिमेंट ही सही है। बाद में लोग थ्योरी से उसको जोड़ के उसको सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं कि हाँ ठीक है, बाद में हम लोग को पढ़ने के लिए आता है। चलिए, अब हम कैलकुलेटेड से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर जाते हैं, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी जब आप निकालोगे लैब में जाके, तो ये वैल्यू आपको 0.52 ही मिलेगा। ये यानी जितना कैलकुलेटेड वैल्यू आया उतना ही वैल्यू एक्सपेरिमेंट से भी आया। इसका मतलब यह है कि रॉल्ड्स का जो लॉ है इसके रिगार्डिंग वह बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब आइए यहाँ पर, यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाता है 1.04, और ये वैल्यू कैलकुलेटेड से डिफर हो जाता है। और एक्सपेरिमेंटल यदि इतना है तो सच्चाई यही है, सच्चाई ये नहीं है। अब आप बताइए कि इसके हिसाब से रॉल्ड्स का वैल्यू गलत हो जाता है, तो हम ओवरऑल क्या समझें, रॉल्ड्स का नियम सही है क्या, बोलिए। रॉल्ड्स का नियम सही नहीं है, लेकिन पूर्णतः गलत भी नहीं है। मतलब रॉल्ड का नियम सब ठीक ठाक है, लेकिन उसमें वो किसी भी सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, किसी सॉल्यूशन पर अप्लाई नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई, यहाँ ठीक है तो यहाँ गलत कैसे है, जबकि बात तो सब सेम चल रहा था ना। अब आपको बात में कुछ अंतर नजर आएगा, और उसको आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, दोनों के सॉल्यूट में अंतर है। यहाँ पर सॉल्यूट यूरिया है और यहाँ पर सॉल्यूट NaCl है। देखिए रॉल्ड साहब ने गलती क्या कर दिया, यूरिया को जब तुम पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद भी ये ऐसा ही रहता है, लेकिन जब तुम NaCl को पानी में डालोगे तो ये टूट जाता है Na+ और Cl-। इसका मतलब यह हुआ कि NaCl का एक पार्टिकल यानी NaCl का एक मॉलिक्यूल मेरे हाथ में एक है,
लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे वो अंदर जाके हो जाएगा 2। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक पार्टिकल डालें, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। ये डाले हैं हम एक, ये सच्चाई है, लेकिन पानी में जाने के बाद वो कितना हो गया है 2। और यहाँ डाले भी एक, अंदर में है भी एक। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट ये डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बदल जाती है। और आप याद कीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 2 गुना बढ़ेगा तो वैल्यू भी 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा तो 3 गुना वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डाले एक हुआ एक, वैल्यू मैच कर गया, डाले एक हो गया 2, 2 गुना से रिजल्ट में अंतर आ गया। देखिए आप, आ रही है बात समझ में? अब गलती यही हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि हम डाल रहे हैं एक, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि पानी में डालने के बाद ये हो जाएगा 2, और हमको 2 पर निकालना चाहिए ना कि 1 पर। यही रॉल्ट का गलती है। तो अब यहाँ पर तो तुम एक केस देखा ना कि यहाँ पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारा केस है जहाँ रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। हमको अब ये समझना पड़ेगा कि किस किस केस में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। बाद में हम समझेंगे कि वो सही कैसे होगा, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किस किस केस में गड़बड़ी होगी। तो आप ये समझ लीजिए, बेसिक फंडा है ये। उस हर केस में रॉल्ट्स के नियम का पालन नहीं होगा जिसमें सॉल्यूशन के बाहर सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ और होता है और पानी में डालने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ और। इस सब केस में गड़बड़ी होगा। तो क्या क्या हो सकता है? बहुत बातें हो सकती है जितना आप सोच नहीं सकते, वही सब ने एक तरफ से सोचवाना है यहाँ। तो अभी हम आपको सिर्फ ये बताएं कि रॉल्ट के नियम में गड़बड़ी क्या है। अब हम ये देखेंगे कि किस किस केस में रॉल्ट का नियम पालन नहीं करेगा, फिर उसके बाद आगे का थ्योरी चलेगा। इसको पहले उतारिए। ये 2 पार्ट में है, दोनों को कंपैरिजन करके आपको बताया गया कि क्या गड़बड़ी है। पूरा लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी, एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीवी। एक्सपेरिमेंटल का मतलब यहाँ लैब में पूरा वैल्यू लाके तब हम काम किए हैं, और कैलकुलेटेड का मतलब रॉल्ट ने जो कहा उसके अनुसार गुना भाग कर दिए बस। लिखाना शुरू करें आगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। रॉल्ट्स लॉ इज नॉट फॉलो इन द फॉलोइंग केसेस। रॉल्ट्स लॉ इज नॉट फॉलो in the following cases. Rowlt's law is not follow in the following cases. लिखेंगे केस 1। लिखिए केस 1, when solute dissociate in the solution. When solute dissociate in the solution. सॉल्यूट के डिसोसिएशन से क्या मतलब है इसको समझिए। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये। इसको जब आप वाटर में डालेंगे ना तो ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। आप एक चीज़ सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि हम एक पार्टिकल डालें और अंदर में जाके वो हो गया PCl3 और Cl2, कितना पार्टिकल? 2 पार्टिकल। बताइए कभी भी रिजल्ट सेम देगा? देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहले आप क्या डाले थे और अंदर जाके क्या हो गया, लेकिन इस बात से काफ़ी मतलब है कि पहले कितना पार्टिकल था और सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना पार्टिकल है। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। उसका नेचर कैसा है,
मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये सब वो तो देखे थे वहाँ पर। मेनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। तो यहाँ पर टोटल 2 पार्टिकल हो गया, तो ये निश्चित है कि ऐसा कभी भी कोई भी केस आएगा तो वहाँ पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। लिखेंगे केस 2। When solute is electrolyte, what do you mean by electrolyte? What is electrolyte? वह सारा का सारा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन में टूट जाता है। यदि कभी भी कोई चीज़ पानी में जाकर केटायन और एनायन में टूटता है, जैसे NaCl Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है, यानी NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक काम कीजिए, स्टार लगा के इस बात को लिख लीजिए। तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। अगला 5 चैप्टर में ये चीज़ आता है पढ़ने के लिए। लिखेंगे नीचे, केमिकल सब्सटेंस which ionized in aqueous solution, chemical substance which ionized in aqueous solution is called electrolyte. Is called electrolyte. इसी को दूसरे तरह से हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो आयोनाइज्ड आप कह दिए, इसका मतलब ही है कि वह आयन में टूट रहा है। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, एसिड, बेस, सॉल्ट। और अब आपको कुछ एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि कैसे ये रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बेटा तो इसे देखिए, सबसे पहले कुछ एसिड का एग्जाम्पल, HCl। हाथ में तो ये एक है, यानी पानी के बाहर। पानी में डालेंगे तो ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। डाले थे एक पार्टिकल, हो गया 2 पार्टिकल। कोई मैटर नहीं करता है कि अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या उस सॉलिड पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। मैटर ये करता है कि टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितना है आफ्टर एडिशन। पहले था 1, हो गया 2, नियम का पालन नहीं होगा। H2SO4 कैसे टूटता है? कैसे टूटता है? 2H+ प्लस SO4 2-। ये सल्फेट का एक आयन है और ये H+ का 2 आयन है। तो अंदर में अब टोटल पार्टिकल कितना हो जाएगा? 3। H+ का 2 गो और सल्फेट का 1 गो। देखिए, चार्ज को देखिए, आप उसको 2 में समझ लीजिए। गिनती गिनना है तो कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो कितना हो गया? 3। कितना से आंसर भागेगा? 3 टाइम्स बढ़ जाएगा आंसर। आप निकालेंगे 1, आएगा 3, इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा। H3PO4 कैसे टूटता है? 3H+ प्लस PO4। कुछ कंपाउंड को बोले थे ना कि तोड़ना आप जानिए, इसी से एन फैक्टर वगैरह भी समझ में आता है, शुरू में बेसिक में बताया गया था। आप डाले 1, अंदर में जाके हो गया 4। इस सब केस में कभी भी वैल्यू मैच करने वाला नहीं है। उतारिए, HNO3 टूटेगा H+ में और NO3- में। तो हम सब का 4-4 एग्जाम्पल दे देंगे, चूँकि यह सब कॉमन एग्जाम्पल होता है जो आपको आगे बार बार आता रहेगा। लिखिए, पहला चैप्टर तुम ढंग से समझ लो। पहला चैप्टर में जो टाइम लगेगा पहला में लगेगा। एक बार बेसिकली सब बात तुम समझ लोगे तो इसी सब टाइप का, जैसे आगे कल के डेट में इलेक्ट्रोलाइट आता है,
तो वहाँ पर हमको कुछ समझाना नहीं ना पड़ेगा, वहाँ पर हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे कि देखो ये ऐसा है। अभी हर बात नया है, इसीलिए हर बार बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पहला चैप्टर पढ़ाने में थोड़ा भीड़ भी लगता है, टाइम भी लगता है, आपको भी नया नया बात सीखने में थोड़ा वक्त चाहिए। फिर दूसरा चैप्टर से स्पीड पकड़ते हैं तो फिर टेंशन नहीं होता है, आराम से काम हो जाता है। इसको ख़त्म करने में 1 से 1.5 महीना का समय लग जाता है। अगला चैप्टर मान लो 20-22 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होने लगता है। वह हर सब्सटेंस जो H+ दे वही क्या होता है, एसिड। और वह हर सब्सटेंस जो OH- दे क्या होता है, बेस। जैसे NaOH कैसे टूटेगा ये, Na+OH-। डाले 1 पार्टिकल, हो गया 2 पार्टिकल। CaOH का होल 2, Ca++ 1 आयन और OH का 2 आयन। अब साथ साथ उतारते जाइए। AlOH का होल 3 कैसे टूटेगा बताइए तो, Al3+ 3OH- LiOH Li+OH-। अब देखिए यहाँ पर टोटल 4 आयन हो गया है। सॉल्ट जैसे NaCl टूटेगा Na+ में और Cl, अभी यही ने कारनामा किया था। CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca++ 2Cl- में। लिखते जाइएगा साथ साथ, इसके लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे। AlCl3 कैसे टूटता है, Al3+ 3Cl-। अब इसी में एक और कंपाउंड आपको आएगा पढ़ने के लिए, ये भी एक सॉल्ट है, कम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसके बारे में ज़्यादा तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इसको तोड़ते कैसे हैं। यह एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। 12th का फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है, जहाँ पर आप इसके नाम को सीखेंगे, इसके अंतर्गत सारे बातों को सीखेंगे, इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। अभी ये वहाँ का टॉपिक नहीं है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पार्ट अलग टूटता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे है वैसे रह जाता है। जैसे देखो, 1 के पर कितना प्लस आता है, 1, तो टोटल कितना के है, 4, तो 4 के प्लस हो गया। अब ये तो टूटेगा नहीं, ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, FeCN का होल 6। तो कितना माइनस दे तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए। 1 के पर 1 प्लस है तो 4 के पर 4 प्लस, तो उधर कितना माइनस पड़ेगा, ओवरऑल 4 माइनस इस पर पड़ेगा। टोटल कितना आयन हुआ बताइए तो, 1 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल कितना हुआ, 5। 5 गुना का अंतर आ जाएगा आंसर में। इसी प्रकार CrNH3 का होल 6 Cl3, ये टूटता है CrNH3 का होल 6 3+। हम देखो कैसे 3+ दे दिए, Cl3 है ना, ये 1 Cl पर 1 माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस, तो निश्चित है कि ये टूटेगा 3Cl- में। चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को जैसे जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, तो 3 Cl पर 3 माइनस आएगा, तो ओवरऑल 3+ आएगा, तब ना न्यूट्रल होगा। 3+3- एक न्यूट्रल कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो यह सब चीज़ आपको आना चाहिए, नहीं तो आप बार बार फंसेंगे आगे। और एक बार बता रहे हैं, दोबारा हम इस सबको टच नहीं करेंगे, और नहीं बताइएगा तो पिटबो करेंगे। तो ये था दूसरा केस, और इस सब केस में रॉल्ट का नियम पालन नहीं होगा। तीसरा लिखेंगे केस 3। When solute associate in the solution,
जब सॉल्यूट एसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में तब क्या होता है? पहले तो आप एसोसिएशन का मतलब समझिए। एसोसिएशन तो आप समझते हैं, एसोसिएट होने का मतलब होता है संगठित होना, एक साथ जमा हो जाना। देखिए इधर एसोसिएशन संगठन को बोलते हैं। खैर उस संगठन से यहाँ लेना देना नहीं है, यहाँ पर पहले आप समझिए बात को, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा क्योंकि इसमें जनरली लोग फंसते हैं। अभी लिखना मत, CH3COOH। सुनो, यदि तुम इसको पानी में डाल दिए यदि, तो पानी में डालने के बाद ये एसोसिएट नहीं होता है, यह आयोनाइज्ड हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है और यह टूट जाता है CH3 COO माइनस में और H प्लस में। यह भी H प्लस दिया तो यह एक एसिड है। लेकिन इसी CH3 COOH को यदि आप वाटर में ना डालकर बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दीजिए, यहाँ पर बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट। यहाँ वाटर भी क्या है? सॉल्वेंट। यदि आप इसी CH3COH को यदि बेंजीन सॉल्वेंट में डाल देंगे तो इसका अलग अलग दो मॉलिक्यूल आपस में जाके सट जाता है और ये बना देता है CH3COOH का होल 2। अब आप गौर कीजिए, जैसे देखो इसमें बेंजीन भरा हुआ है, CH3COH का हम एक मॉलिक्यूल गिराए, अभी तो अकेला है, फिर क्या किए, फिर एक गिरा दिए, अब कितना हुआ? 2। वो थोड़े देर के बाद क्या होता है ना, वो दोनों जो अलग अलग था वो देखिएगा थोड़ी देर के बाद वो आपस में सट जाता है, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है C6H6 में। अब आप सोचिए कि आप सोचेंगे कि हम डाले हैं कितना? 2 और अंदर में जाके हो कितना गया है? 1। तो ऐसी स्थिति में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू को बढ़ा देगा या ये घटा देगा? घटा देगा। घटा देगा क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम डाले 2 और अंदर में हो गया 1। आप कैलकुलेट करेंगे मोललिटी 2 पर और कैलकुलेट होगा ये मोललिटी 1 पर। तो ऐसी स्थिति में बढ़ाएगा। इस केस में, इस केस में देख रहे हैं सॉल्यूट 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर गया, इसमें 2 गो अलग अलग था और दोनों जुड़ के हो गया 1। तो हम इस एग्जाम्पल को सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे। एक्चुअल में एसोसिएशन के केस में ये एग्जाम्पल होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये एसोसिएशन थोड़ी ना है। क्या है ये? डिसोसिएशन। हम बस एसोसिएशन मतलब दोनों के को कंपैरिजन करके समझाने के लिए वो बात लिखे थे, तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ, वाटर में डालेंगे तो फिर डिसोसिएशन होगा। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइमेराइजेशन। 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं डाइमर, प्रोसेस को कहा जाता है डाइमेराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, इसको बोलते हैं ट्राइमर, प्रोसेस कहलाता है ट्राइमेराइजेशन। बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो पॉलीमर, प्रोसेस कहलाता है पॉलीमेराइजेशन। सेकेंड लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ेंगे आप ये चीज़। फिलहाल अभी आप इतना उतारिए कि यहाँ पर एसोसिएशन चल रहा है। इसी में एक और है C6H5COH। इसको भी आप बेंजीन सॉल्वेंट में डालेंगे ना तो यह भी डाइमेराइज कर जाता है। CH3COH का होल 2, सॉरी C6H5COH का होल 2। इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ये है, इसको हम लोग कहते हैं डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड। एक्चुअल में इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड कहा जाता है। बेंजीन रिंग में CH ग्रुप लगा हुआ है। ये सब बात ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया है आपको, इसका नाम क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोग 11th में नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे या शाम में क्लास हुआ था, तो नहीं भी पढ़े तो टेंशन मत लीजिए, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो हम बेसिक से पढ़ा देंगे। 11th में क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मैटर नहीं करता है, क्लास रेगुलर रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। 11th वाला पार्ट छोड़ दें तो कुछ हो बुझेबे नहीं करेगा, ऑर्गेनिक का वो भी नहीं समझ पाओगे 12th में। लिख लिया गया इसको। तो इस दोनों केस में डाइमेराइजेशन हुआ है, यानी डाले अधिक और अंदर में जाके हो गया कम। इससे पहले क्या होता था? डालते थे कम, अंदर में जाके अधिक हो जाता था। लिखेंगे केस 4। When reaction occurs in the solution,
यदि सॉल्यूशन के अंदर किसी प्रकार का रिएक्शन हो जाए, वैसी स्थिति में भी रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शन होने के बाद क्या बातें होती है। ये थोड़ा लंबा है, आज नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बीचे में रह जाएगा, ये इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास। अच्छा, आप ये बताइए, क्या लगता है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है? जो पीछे पढ़े हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं तो। रेगुलर है तो समझ में आएगा, नहीं रेगुलर है नहीं समझ में आएगा। थोड़ा एक बात सुनिए आप,